बुक लवर्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साधकों, आज हम मानव मन की जटिल कार्यप्रणाली में गहराई से उतरेंगे। एक ऐसे विषय की खोज करेंगे जो हम सभी को आकर्षित और भ्रमित करती है, आलस्य, लेजीनेस। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम एक लिटरेरी मास्टरपीस द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, अभूतपूर्व साहित्यिक कृति आलस्य का मनोविज्ञान के पन्नों के माध्यम से एक यात्रा पर निकल रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब से परिचित कराने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की मदद कर सकती है। मोहम्मद शकील द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस है वो बुक। मांगों, डिमांड्स, डिस्ट्रैक्शंस, विकर्षणों और जिम्मेदारियों की अंतहीन श्रृंखला से भरी दुनिया में आलस्य अक्सर एक अवांछित मेहमान के रूप में आ जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आलस्य केवल एक चरित्र दोष या कमजोरी का संकेत नहीं है? क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि आलस्य हमारे मानस, हमारी प्रेरणा और मनुष्य के रूप में हमारे स्वभाव की अंतर्दृष्टि का खजाना रखता है? आलस्य का मनोविज्ञान द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस एक विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक बुक है जो मानव मन की गहराइयों में उतरती है, मनोवैज्ञानिक कारकों की जटिल जाल को उजागर करती है, जो हमारी विलंब की प्रवृत्ति और उत्पादकता बनाए रखने के हमारे संघर्ष में योगदान करती है। प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शकील द्वारा लिखित यह साहित्यिक जेम हमें पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने और आलस्य की मायावी प्रकृति पर एक नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। इन पृष्ठों के भीतर हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के इतिहास के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा शुरू करेंगे। कार्यों में देरी करने, ध्यान भटकाने और तत्काल संतुष्टि का विकल्प चुनने की हमारी प्रवृत्ति के संज्ञानात्मक और भावनात्मक आधारों की खोज करते हैं। हम अपनी जैविक प्रवृत्तियों, पर्यावरणीय प्रभावों और सामाजिक दबावों के बीच जटिल परस्पर क्रिया की जांच करते हैं जो हमारे व्यवहार को आकार देते हैं और हमें विलंब के मार्ग और की ओर धकेलते हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि आलस्य का मनोविज्ञान द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस केवल हमारी अंतर्निहित मानवीय कमजोरियों का अन्वेषण नहीं है। यह आशा की किरण है, एक मार्गदर्शक है जो हमें अपनी प्रवृत्तियों से ऊपर उठने और उत्पादकता और पूर्ति की कुंजी खोलने का अधिकार देती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के लेस के माध्यम से यह पुस्तक व्यावहारिक रणनीतियों, साक्ष्य आधारित तकनीकों और कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि का खुलासा करती है जो हमें आलस्य की पकड़ से उबरने और अधिक केंद्रित और उद्देश्य संचालित जीवन जीने में मदद कर सकती है। पुस्तक को 7 अध्यायों में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक आलस्य की एक अलग पहलू को शामिल करता है। फर्स्ट चैप्टर में लेखक हमारे अपने मनोविज्ञान को समझने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि यदि हम आलस्य पर काबू पाना चाहते हैं तो हमें पहले यह समझना होगा कि हम आलसी क्यों हैं। इस किताब को पढ़कर मुझे हकीकत में मजा आया। यह अच्छी तरह से लिखा गया और समझने में आसान है। लेखक बहुत सी व्यवहारिक सलाह प्रदान करते हैं जो आपको आलस्य पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आज हम इस वीडियो में इस बुक की समरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म का लिंक मिलेगा। वहां से अपना अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों आइए इस बुक को कुछ चैप्टर के माध्यम से हम समराइज करते हैं और इसके फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग लेजीनेस। आलस्य एक जटिल विषय है जिसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक, दार्शनिकों और अर्थशास्त्रियों द्वारा सदियों से किया जा रहा है। आलस्य की कोई एक परिभाषा नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे काम या गतिविधि से बचने की प्रवृत्ति समझा जाता है। इस चैप्टर में हम आलस्य के मनोविज्ञान का पता लगाएंगे,
हम आलस्य के विभिन्न प्रकारों, आलस्य के कारणों और आलस्य पर काबू पाने के तरीके पर चर्चा करेंगे। आलस्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेजीनेस। आलस्य के 3 मुख्य प्रकार हैं। नंबर 1, शारीरिक आलस्य, फिजिकल लेजीनेस। यह शारीरिक गतिविधियों से बचने की प्रवृत्ति है। जो लोग शारीरिक रूप से आलसी होते हैं वे गतिहीन, अधिक वजन वाले या कम ऊर्जा स्तर वाले हो सकते हैं। नंबर 2, मानसिक आलस्य, मेंटल लेजीनेस। यह मानसिक परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति है। जो लोग मानसिक रूप से आलसी होते हैं वे काम में विलंब कर सकते हैं, आसानी से विचलित हो सकते हैं या उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। और नंबर 3 है भावनात्मक आलस्य, इमोशनल लेजीनेस। यह हमारी भावनाओं से निपटने से बचने की प्रवृत्ति है। जो लोग भावनात्मक रूप से आलसी होते हैं वे अपनी भावनाओं को दबा सकते हैं, संघर्ष से बच सकते हैं या बदलाव से डर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आलस्य के कारण। ऐसे कई कारक हैं जो आलस्य में योगदान दे सकते हैं, जिनमें कुछ शामिल है। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। कुछ लोग अपनी आनुवांशिकी के कारण दूसरों की तुलना में आलस्य के अधिक शिकार हो जाते हैं। नंबर 2, पर्यावरण। यदि हम ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं जहाँ आलस्य को पुरस्कृत किया जाता है तो हमारे स्वयं आलस्य होने की अधिक संभावना है। हैबिट्स, आदतें। यदि हम में बुरी आदतें हैं जैसे काम को टालना या बहुत अधिक टीवी देखना तो हमारे आलस्य होने की संभावना अधिक है। विचार और विश्वास, थॉट्स एंड बिलीव्स। यदि हम अपने बारे में या अपनी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे आलस्य होने की अधिक संभावना है। भावनाएं, इमोशंस। यदि हम तनावग्रस्त, चिंतित या उदास महसूस कर रहे हैं तो हमारे आलस्य होने की अधिक संभावना है। आइए देखते हैं हम आलस्य पर काबू कैसे पा सकते हैं। ओवरकमिंग लेजीनेस। आलस्य पर काबू पाना आसान नहीं है लेकिन यह संभव है। ऐसे कई स्ट्रेटजीज हैं जो आलस्य पर काबू पाने में आपकी मदद कर सकती है, जिनमें कुछ इस तरह से हैं। अपनी आदतें बदलना, चेंजिंग योर हैबिट्स। आलस्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी आदतों को बदलना। इसका मतलब है कि कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना, समय सीमा निर्धारित करना और अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कृत करना। उत्पादक वातावरण बनाना, क्रिएटिंग ए प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। आपका वातावरण आपकी उत्पादकता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। यदि आपका वातावरण अव्यवस्थित या अराजक है तो ध्यान केंद्रित करना और उत्पादक होना मुश्किल हो सकता है। अपने कार्यक्षेत्र को अव्यवस्थित करने, अपने सामान को व्यवस्थित करने और काम के लिए एक समर्पित कार्यक्षेत्र बनाने का प्रयास करें। नकारात्मक विचारों और विश्वासों पर काबू पाना, ओवरकमिंग नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीव्स। यदि आपके मन में अपने बारे में या अपनी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक विचार हैं तो ये विचार आलस्य में योगदान कर सकते हैं। इन नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें। लक्ष्य निर्धारित करें, सेटिंग गोल्स। लक्ष्य रखने से आपको काम करने के लिए कुछ मिल सकता है और आपको प्रेरित रहने में मदद मिल सकती है। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य और प्रासंगिक एवं समयबद्ध होने चाहिए। और लास्ट है प्रेरित रहना, स्टे मोटिवेटेड। आलस्य पर काबू पाने के लिए प्रेरणा आवश्यक है। हालांकि प्रेरणा क्षणभंगुर हो सकती है। लंबी अवधि में प्रेरित रहने के लिए तरीके खोजें, जैसे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना, अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को रिवॉर्ड करना और एक सलाहकार या सहायता समूह ढूंढना। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, द साइकोलॉजी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल किसी कार्य या कार्यों के समूह को विलंबित करने या स्थगित करने की क्रिया है। यह एक आम समस्या है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। टाल मटोल करने से समय सीमा छूट सकती है, प्रदर्शन खराब हो सकता है
और यहाँ तक कि तनाव और चिंता भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम विलंब के मनोविज्ञान का पता लगाएंगे। हम लोगों के विलंब करने के विभिन्न कारणों, विलंब के विभिन्न प्रकारों और विलंब पर काबू पाने के बारे में जानेंगे। हम विलंब क्यों करते हैं? Why do we procrastinate? ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से लोग काम टाल देते हैं। कुछ सबसे सामान्य कारणों में शामिल है। नंबर 1 है असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। हम किसी काम में असफल होने के डर से काम टाल सकते हैं। हमें चिंता हो सकती है कि हम इसे अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे या हमसे कोई गलती हो जाएगी। पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म। हम विलंब कर सकते हैं क्योंकि हम किसी कार्य को पूर्णता से करना चाहते हैं। हमें चिंता हो सकती है कि अगर हम इसे पूरी तरह से नहीं करेंगे तो यह समय की बर्बादी होगी। टालना, अवॉइडेंस। हम विलंब कर सकते हैं क्योंकि हम उस कार्य को टाल रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते। हमें कार्य उबाऊ, कठिन या तनावपूर्ण लग सकता है। इसके अलावा कम प्रेरणा, लो मोटिवेशन। हम विलंब कर सकते हैं क्योंकि हम कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं है। हम कार्य में मूल्य नहीं देख सकते हैं या हमें विश्वास नहीं हो सकता कि हम इसे करने में सक्षम हैं। और अंतिम है ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्शंस। हम विलंब कर सकते हैं क्योंकि हमारा ध्यान आसानी से भटक जाता है। हमारी थाली में बहुत सारी चीजें हो सकती है या हम आसानी से अन्य गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। टाल मटोल के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। विलंब विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ सबसे सामान्य प्रकार के शामिल हैं। सक्रिय विलंब, एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। यह तब होता है जब हम जानबूझकर किसी कार्य में देरी करना चुनते हैं। हम शायद जानते हैं कि हमें वह कार्य करना चाहिए, लेकिन हम इसकी बजाय कुछ और करना चुनते हैं। निष्क्रिय विलंब, पैसिव प्रोक्रेस्टिनेशन। यह तब होता है जब हम अनजाने में किसी कार्य में देरी करते हैं। हमें शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि हम काम टाल रहे हैं। नंबर 3, समय सीमा टालना, डेडलाइन प्रोक्रेस्टिनेशन। यह तब होता है जब हम किसी कार्य पर तभी काम करना शुरू करते हैं जब समय सीमा करीब आ जाती है। हम कार्य शुरू करने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा कर सकते हैं और फिर हम उसे समाप्त करने के लिए दौड़ सकते हैं। दीर्घकालिक विलंब, क्रोनिक प्रोक्रेस्टिनेशन। यह तब होता है जब हम नियमित आधार पर विलंब करते हैं। हमें कार्य करने या पूरा करने में कठिनाई हो सकती है और हम अक्सर समय सीमा चूक सकते हैं। टाल मटोल पर कैसे काबू पाएं? हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसी कई रणनीतियां हैं जो विलंब से उबरने में मदद कर सकती हैं। कुछ सबसे प्रभावी स्ट्रेटजीज में शामिल है। नंबर 1, कार्यों को छोटे छोटे चरणों में बांट लें। ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। इससे कार्य कम कठिन और अधिक प्रबंधनीय लग सकते हैं। अपने लिए समय सीमा निर्धारित करें। सेट डेडलाइंस फॉर योरसेल्फ। इससे आपको ट्रैक पर बने रहने और विलंब से बचने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कृत करें। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर योर अकॉम्प्लिशमेंट्स। इससे आपको प्रेरित और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिल सकती है। ध्यान भटकाने से बचें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। इससे आपको काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। साथ काम करने के लिए एक भागीदारी समूह ढूंढें। फाइंड ए पार्टनर और ग्रुप टू वर्क विथ। यह सहायता और जवाबदेही प्रदान कर सकता है। किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करें। टॉक टू ए थेरेपिस्ट और काउंसलर। यदि आप लंबे समय से काम टालने की समस्या से जूझ रहे हैं तो एक थेरेपिस्ट या काउंसलर इसे दूर करने के लिए रणनीति विकसित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, चेंजिंग योर हैबिट्स। आदतें शक्तिशाली चीजें हैं। वे हमारे व्यवहार, हमारे विचारों और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकती हैं। और एक बार आदत बन जाए तो उसे छोड़ना मुश्किल हो सकता है। इस चैप्टर में हम आदतों के मनोविज्ञान का पता लगाएंगे। हम चर्चा करेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है और बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जा सकता है। आदतें कैसे बनती? हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड। आदतें सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बनती हैं।
जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें पुरस्कार मिलता है तो हमारे दोबारा ऐसा करने की संभावना अधिक होती है, और जितना अधिक हम कुछ करेंगे भविष्य में उसे करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप प्रतिदिन जिम जाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कठिन हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ये आसान हो जाता है, और जितना अधिक आप जिम जाएंगे उतनी अधिक संभावना है कि आप जिम जाते रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मस्तिष्क जिम जाने को सकारात्मक चीज़ों से जोड़ना शुरू कर देता है, जैसे अच्छा महसूस करना, वजन कम करना या मजबूत होना। और जितना अधिक आप जिम जाने को सकारात्मक चीज़ों से जोड़ेंगे उतनी अधिक संभावना है कि आप इसे दोबारा करें। अपनी आदतें कैसे बदलें? हाउ टू चेंज योर हैबिट्स। यदि आप कोई आदत बदलना चाहते हैं तो आपको सुदृढ़ीकरण के चक्र को तोड़ना होगा। आपको नई आदतों को पुरानी आदत से अधिक फायदेमंद बनाने का तरीका खोजने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप जंक फूड खाने की आदत छोड़ना चाहते हैं। आप स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स उपलब्ध कराकर शुरुआत कर सकते हैं। जब आप कोई स्वास्थ्य नाश्ता खाते हैं तो आप स्वयं को किसी ऐसी चीज़ से पुरस्कृत करके भी शुरुआत कर सकते हैं जिसका आनंद आप लेते हैं। जब आप कोई आदत बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। सुदृढ़ीकरण के चक्र को तोड़ने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन अगर आप दृढ़ रहे तो अंततः आप सफल होंगे। बुरी आदतें कैसे तोड़ें? हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। बुरी आदतों को तोड़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह संभव है। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो कि कुछ इस तरह है। उस आदत को पहचानें जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। आइडेंटिफाई द हैबिट्स यू वांट टू ब्रेक। वह कौन सी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं? एक बार जब आप जान जाते हैं कि आदत क्या है तो आप इसे तोड़ने के लिए एक योजना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। ट्रिगर्स को समझें। अंडरस्टैंडिंग द ट्रिगर्स। वे कौन सी चीज़ें हैं जो आदत को प्रेरित करती है? एक बार जब आप ट्रिगर्स को जान लेते हैं तो आप उनसे बचना शुरू कर सकते हैं या उनसे निपटने के लिए स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। एक योजना बनाएं। मेक ए प्लान। आप यह आदत कैसे छोड़ेंगे? आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? एक बार जब आपके पास कोई प्लान या योजना होती है तो आप उसे क्रियान्वित करना शुरू कर सकते हैं। और लास्ट है, धैर्य रखें। बी पेशेंस। किसी आदत को छोड़ने में समय और मेहनत लगती है। यदि आप चूक जाते हैं तो निराश ना हो, बस अपने आप को उठाओ और चलते रहो। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में, क्रिएटिंग ए प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। आपका वातावरण आपकी प्रोडक्टिविटी पर प्रभाव डाल सकता है। यदि आपका वातावरण अव्यवस्थित या अराजक है तो ध्यान केंद्रित करना और उत्पादक होना मुश्किल हो सकता है। हालांकि यदि आपका वातावरण व्यवस्थित और काम करने के लिए अनुकूल है तो आपके उत्पादक होने की अधिक संभावना होगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि उत्पादक वातावरण कैसे बनाया जाए। हम एक समर्पित कार्यक्षेत्र रखने, अपने वातावरण को व्यवस्थित करने और विकर्षणों को कम करने के महत्व पर चर्चा करेंगे। एक समर्पित कार्यक्षेत्र का महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ ए डेडिकेटेड वर्क प्लेस। उत्पादकता के लिए एक समर्पित कार्यक्षेत्र का होना आवश्यक है। एक समर्पित कार्यक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां आप बिना ध्यान भटकाए काम कर सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां आप आरामदायक और उत्पादक महसूस करें। यदि आपके पास एक समर्पित कार्यक्षेत्र नहीं है तो आप अपने घर या कार्यालय में जगह खाली करके एक समर्पित कार्यस्थल बना सकते हैं। आप किसी वेबसाइट या ऐप का उपयोग करके वर्चुअल वर्क स्पेस भी बना सकते हैं जो आपको वर्चुअल वर्क स्पेस बनाने की अनुमति देता है। अपने पर्यावरण को अव्यवस्थित करना। अव्यवस्थित वातावरण एक प्रमुख उत्पादकता हत्यारा हो सकता है। जब आपका वातावरण अव्यवस्थित होता है तो ध्यान केंद्रित करना और अपनी जरूरत की चीजें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यह तनावपूर्ण भी हो सकता है और आपको अभिभूत महसूस करा सकता है। यदि आप उत्पादक बनना चाहते हैं तो अपने वातावरण को अव्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि ऐसे किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है या जिसका आप उपयोग नहीं करते। इसका मतलब उन चीज़ों को व्यवस्थित करना भी है जिनकी आपको ज़रूरत है। विकर्षणों को कम करना। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। विकर्षण एक अन्य प्रमुख प्रोडक्टिव हत्यारा है। जब आपका ध्यान भटकता है तो ध्यान केंद्रित करना और काम पूरा करना मुश्किल हो सकता है।
इससे आप तनावग्रस्त और चिंतित भी महसूस कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। पहला यह कि जब आप काम कर रहे हो तो अपना फ़ोन और कंप्यूटर बंद कर दें। आप किसी शांत जगह पर भी काम करने का प्रयास कर सकते हैं जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। यदि आप विकर्षणों से पूरी तरह से बच नहीं सकते तो आप उन्हें प्रबंधित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका मतलब उन डिस्ट्रैक्शंस की पहचान करना है जो आपको पटरी से उतारने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं और उनसे निपटने के तरीके ढूंढना है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 5, ओवरकमिंग नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीफ्स। हमारे विचार और विश्वास हमारे व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि हम अपने बारे में या अपनी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे आलसी होने की अधिक संभावना है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि नेगेटिव थॉट्स और बिलीव्स पर कैसे काबू पाया जाए। हम विभिन्न प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, उन्हें कैसे पहचानें और उन्हें कैसे चुनौती दें, इस पर चर्चा करेंगे। नकारात्मक विचारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक विचार कई प्रकार के होते हैं। कुछ सबसे आम इस तरह हैं। आत्म पराजित विचार, सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स। ये वे विचार हैं जो हमें बताते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं या हम कभी सफल नहीं होंगे। नकारात्मक मान्यताएं, नेगेटिव बिलीव्स। ये ऐसी मान्यताएं हैं जो हम अपने बारे में या दुनिया के बारे में रखते हैं जो वास्तविकता पर आधारित नहीं है। और थर्ड है स्वचालित विचार, ऑटोमेटिक थॉट्स। ये वे विचार हैं जो हमारे दिमाग में बिना सोचे ही आ जाते हैं। नकारात्मक विचारों की पहचान, आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक विचारों पर काबू पाने के लिए पहला कदम उन्हें पहचानना है। द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग नेगेटिव थॉट्स इज टू आइडेंटिफाई देम। यह कठिन हो सकता है, लेकिन हमारे विचारों के प्रति जागरूक रहना महत्वपूर्ण है ताकि हम उन्हें चुनौती दे सकें। नकारात्मक विचारों को पहचानने के लिए कुछ अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम अपनी आत्मचर्चा पर ध्यान दें। हम अपने आप से और अपनी क्षमताओं के बारे में क्या कह रहे हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानने का दूसरा तरीका है अपनी भावनाओं पर ध्यान देना। जब हम निराशा या प्रेरणाहीन महसूस करते हैं तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम नकारात्मक विचार सोच रहे होते हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना, चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट्स। एक बार जब हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचान लेते हैं तो हमें उन्हें चुनौती देने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अपने विचारों के पक्ष और विपक्ष में सबूतों की जांच करना। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट्स है जैसे मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, तो हमें खुद से पूछना होगा, इस विचार के लिए मेरे पास क्या सबूत है? क्या यह वास्तव में सच है? हमें इस विचार पर विश्वास करने के परिणामों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम मानते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो नई चीज़ों को आजमाने या जोखिम लेने की संभावना कम है। हम चुनौतियों और अवसरों से भी बच सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स पर काबू पाना, ओवरकमिंग नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक विचारों पर काबू पाने में समय और मेहनत लगती है, हालांकि यह संभव है और इसके लिए यहाँ कुछ सजेशंस दिए गए हैं। नंबर 1, बी पेशेंस। हमारे विचारों को बदलने में समय लगता है। यदि आपको रात भर में परिणाम ना दिखे तो निराश ना हो और लगे रहें, दृढ़ रहें, बी परसिस्टेंट। कठिन होने पर भी अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देते रहें। नंबर 3, एक सहायता प्रणाली खोजें, फाइंड ए सपोर्ट सिस्टम। ऐसे लोगों का होना जो आपका समर्थन करते हैं आपको प्रेरित रहने में मदद कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप ढूंढ करके अपने नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स। इंस्पिरेशन के लिए गोल्स महत्वपूर्ण है। जब हमारे पास गोल्स होते हैं तो हमारे पास प्रयास करने के लिए कुछ होता है। इससे हमें ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद मिल सकती है, तब भी जब चीज़ें कठिन हो जाएं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम गोल सेटिंग के महत्व पर चर्चा करेंगे। हम गोल्स कैसे निर्धारित करें, गोल्स कैसे प्राप्त करें और गोल्स निर्धारित करने के लाभों पर चर्चा करेंगे। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, हाउ टू सेट गोल्स। लक्ष्य निर्धारित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपके लक्ष्य विशिष्ट होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें स्पष्ट
मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक विशिष्ट लक्ष्य 3 महीना में 10 पाउंड वजन कम करने का हो सकता है। यह लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध है। दूसरा, आपके लक्ष्य चुनौतीपूर्ण लेकिन यथार्थवादी होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे कुछ ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ हासिल कर सकते हैं, लेकिन वे इतने कठिन नहीं होने चाहिए कि उन्हें हासिल करना असंभव हो। और तीसरा है, आपके लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे कुछ ऐसे होने चाहिए जिनके बारे में आप भावुक हों और जिन्हें हासिल करने के लिए आप प्रेरित हों। लक्ष्यों को प्राप्त करना, अचीविंग गोल्स। एक बार जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना और उन चरणों पर नियमित आधार पर कार्रवाई करना। अपनी प्रगति पर नजर रखना भी महत्वपूर्ण है। इससे आपको प्रेरित और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलेगी। अब लक्ष्य निर्धारित करने के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग गोल्स। लक्ष्य निर्धारित करने के कई फायदे हैं जो कि कुछ इस तरह। नंबर 1, बढ़ी हुई प्रेरणा, इंक्रीज्ड मोटिवेशन। लक्ष्य रखने से आपको प्रयास करने के लिए कुछ मिलता है। यह आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद कर सकता है, तब भी जब चीजें कठिन हो जाएं। बेहतर आत्मसम्मान, इम्प्रूव्ड सेल्फ स्टीम। जब आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो आपको उपलब्धि की भावना महसूस होती है। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है और आपको अधिक आत्मविश्वासी महसूस करा सकता है। उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जब आपके पास लक्ष्य होते हैं तो आपके प्रोडक्टिव होने की अधिक संभावना होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर फोकस्ड हैं और आपके एक्शंस करने की अधिक संभावना है। बेहतर समस्या समाधान कौशल, इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अक्सर समस्याओं को हल करना पड़ता है। इससे आपको समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद मिल सकती है। खुशी में वृद्धि, इंक्रीज्ड हैप्पीनेस। जब आप अपने लक्ष्यों या लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। इससे आपके जीवन में खुशी की अधिक समग्र अनुभूति हो सकती है। और चैप्टर नंबर 7, स्टे मोटिवेटेड। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा आवश्यक है। हालांकि प्रेरणा क्षणभंगुर हो सकती है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि प्रेरित कैसे रहें। हम सकारात्मक आत्मचर्चा, पुरस्कार और जवाबदेही के महत्व पर चर्चा करेंगे। सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिस तरह से हम खुद से बात करते हैं उसका हमारे प्रेरणा पर प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने आप में सकारात्मक और उत्साहवर्धक तरीके से बात करते हैं तो हमारे प्रेरित रहने की संभावना अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी कठिन कार्य पर काम कर रहे हैं तो हम अपने आप से इस तरह बात कर सकते हैं, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मैंने आधा काम पूरा कर लिया है और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा और मैं ये कर लूँगा। और इस तरह से आपका काम खत्म हो जाएगा। नंबर 2, या दूसरी ओर, यदि हम स्वयं से नकारात्मक और आत्मपराजित तरीके से बात करते हैं तो हमारे प्रेरित रहने की संभावना कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी कठिन कार्य पर काम कर रहे हैं तो हम अपने आप से इस तरह बात कर सकते हैं, मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं हार मान लेता हूँ। रिवॉर्ड, पुरस्कार हमें प्रेरित रहने में भी मदद कर सकते हैं। जब हम कोई गोल हासिल कर लेते हैं तो हम खुद को उस चीज़ से पुरस्कृत कर सकते हैं जिसका हमें आनंद लेते हैं। इससे हमें प्रेरित और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने लक्ष्य वजन तक पहुंचने पर हम खुद को एक नई पोशाक से पुरस्कृत कर सकते हैं। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही हमें प्रेरित रहने में भी मदद कर सकती है। जब हम किसी और को अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं तो हमारे प्रेरित रहने की अधिक संभावना होती है क्योंकि हम उन्हें निराश नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हम किसी मित्र या परिवार के सदस्य को वजन कम करने के लिए अपने लक्ष्य के बारे में बता सकते हैं। फिर वे नियमित आधार पर हमसे संपर्क करके देख सकते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हम कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं और कैसे हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं आलस्य के मनोविज्ञान की बुक समरी के साथ। आइए हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। परिवर्तन और उत्पादकता को सशक्त बना। आलस्य का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस के पूरे पृष्ठों में हमने मानव मन की जटिल कार्यप्रणाली में गहराई से प्रवेश किया है और उन जटिल कारकों का पता लगाया जो काम को टालने की हमारी प्रवृत्ति और उत्पादकता को बनाए रखने के हमारे संघर्ष में योगदान करते हैं। हमने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी है और आलस्य की मायावी प्रकृति पर एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपने व्यवहार और प्रेरणाओं से अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, जिससे व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस परिवर्तनकारी यात्रा में हमने सीखा कि आलस्य एक निश्चित चरित्र लक्षण नहीं है, बल्कि विभिन्न बाहरी कारकों, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों और सामाजिक कंडीशनिंग से प्रभावित एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति है। हमने पाया है कि यह केवल कमजोरी या व्यक्तिगत विफलता का संकेत नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान की जटिलताओं में गहराई से निहित एक घटना है। इस समझ के साथ हम सहानुभूति, जिज्ञासा और परिवर्तन के दृढ़ संकल्प के साथ अपने आलस्य का सामना कर सकते हैं। हमने आंतरिक प्रेरणा की शक्ति का पता लगाया है, यह समझते हुए कि जब हम अपने जन्मजात जुनून का लाभ उठाते हैं और अपने लक्ष्यों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ते हैं, तो हम ऊर्जा और उद्देश्य के स्रोत को खोलते हैं। अपने कार्यों में शांतता, सक्षमता और संबंधितता की भावना पैदा करके हम अपने जीवन को आंतरिक प्रेरणा से भर सकते हैं। हमें उत्साह और समर्पण के साथ आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें कि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। यह आत्मखोज, आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यह खुद को लगातार चुनौती देने, नए लक्ष्य निर्धारित करने और अपनी खामियों को स्वीकार करते हुए उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के बारे में है। प्रोडक्टिविटी और उद्देश्य की ओर यात्रा हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह निर्विवाद रूप से फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स के लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।